अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का मामला आज आईनी बेंच के सामने दोबारा सुना गया, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, ये क्या खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले सोहेल अफरीदी साहब ने बतौर वजीर आला आज एक इंपॉर्टेंट इजलास की सदारत की, जिसमें सूबे के बड़े अफसरान सारे वहां पे मौजूद थे। वहां पे सोहेल अफरीदी साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं, मैं उनकी तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक फैसला सोहेल अफरीदी साहब ने यह किया है कि अरशद शरीफ शहीद जो सहाफी थे उनके नाम पे खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब से एक इंटरव्यू में मैंने भी उनसे पूछा था कि अरशद शरीफ साहब के नाम पे क्या कोई आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे या कोई स्कूल ऑफ जर्नलिज्म बनाएंगे, इसलिए कि पीटीआई वाले अक्सर उनका नाम लेते हैं, आप भी उनका नाम लेते हैं, उनको बड़ा जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन उनके नाम पे कोई जर्नलिज्म इदारा ही आप बना दें। अभी तक कोई ऐसी चीज तो हमें नजर नहीं आई। लेकिन अब सोहेल अफरीदी ने पहले ही इजलास में यह फैसला किया है कि शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और यूनिवर्सिटी का नाम होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म, और इसके लिए तमाम फंड्स वगैरह दिए जाएंगे। किस जगह पे बनाई जाएगी ये सारी चीजें तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब ने कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा में किसी को भी सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कोई भी सियासी एफआईआर पे गिरफ्तार नहीं होगा। उसके साथ साथ 3 MPO यानी वो एक अंग्रेज के जमाने का कानून है जिसमें 3 MPO के तहत लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहां से ये चलता आ रहा है कानून। बाद में इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली वगैरह भी की गई, लेकिन अभी भी इसमें गिरफ्तारियां होती हैं कि कोई भी इंतजामी अफसर कह देता है कि जनाब नक्शे अमन का खदशा है, ये मसला है, वो मसला है, डीसी साहब ऑर्डर देते हैं और 3 MPO के तहत किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके जो तमाम राइट्स होते हैं, जो जमहूरी राइट्स, आईनी राइट्स, उनको एक तरह से खत्म कर दिया जाता है। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि जनाब इस तरह अब किसी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ साबिक जो वज़राए आला हैं उन सब की सिक्योरिटी उनको वापस करने का हुक्म दिया गया है कि जितने भी साबिक वज़ीर आला हैं जिनको सिक्योरिटी वगैरह वहां पे मिली हुई है उनकी सिक्योरिटी उनको दी जाए। इसी तरह ट्राइबल एरिया के अंदर मेडिकल कॉलेज और ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज के काम का भी ऐलान किया है। सोहेल अफरीदी साहब का अपना ताल्लुक भी ट्राइबल एरिया से है, तो वहां पे अब वो एक यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं और एक मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। इसी तरह कुछ और इंपॉर्टेंट फैसले भी किए गए हैं। एक चीज जो मुझे खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे ने बताई, जो सोहेल अफरीदी के बड़े करीब हैं और ऐन मुमकिन है कि जो नई काबीना आएगी उसमें भी शामिल होंगे, उन्होंने ये बताया कि वफाक की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी को यह तासुर दिया जाए कि सोहेल अफरीदी की आपने बात नहीं माननी, तो कभी आके कोई वुजरा ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल रहे हैं, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। और खबर कुछ इस तरह की है, शायद ये कंफर्म हो जाए, शायद ये खबर जो है आगे चल के कंफर्म ना हो। इस तरह की बातें हो रही हैं जो मेरे साथ वहां की एक शख्सियत ने शेयर किया कि मोहसिन नकवी साहब आए और तलाल चौधरी साहब आए, उन्होंने या IG साहब को बुलाया खैबर पख्तूनख्वा के और उनको गाड़ियां दी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी, लेकिन उसमें कोई भी KP हुकूमत का वजीर वहां पे मौजूद नहीं था, कोई भी KP हुकूमत का सियासी जो शख्सियत है वो वहां पे मौजूद नहीं थी। और ये गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां IG साहब को दी गई तलाल चौधरी की जानिब से और मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। अब ऐन मुमकिन है, खबर ये आ रही है कि ये गाड़ियां सोहेल अफरीदी साहब ने ऑर्डर कर देना है कि ये गाड़ियां वापस की जाएं, क्योंकि उन गाड़ियों के हवाले से वो शख्सियत ये बता रही थी कि ये पुरानी गाड़ियां हैं और ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं, और इस्तेमाल शुदा गाड़ियां क्यों दी गई हैं ये हमारी समझ से बालातर है। नई गाड़ियां हैं तो एक अलग बहस है, और दूसरा इसमें सारा एक प्रोसेस होना चाहिए, उसके तहत पॉलिटिकल जो क़यादत है उनको गाड़ियां दी जाएं। ये क्या है कि वजीर दाखिला आके क्या वो पंजाब हुकूमत को या उसके साथ साथ सिंध की हुकूमत के अंदर जाके वो इस तरह मुदाखलत करते हैं कि वो उनके IG को बुला के जो है वो गाड़ियां दे रहे हैं, तो ये गाड़ियां वापस की जाएंगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये गाड़ियां पुरानी हैं, इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं। उस शख्सियत ने बताया कि तासुर ये मिल रहा है कि जैसे वफाक की ख्वाहिश ये है कि जो सीनियर अफसरान हैं वो सोहेल अफरीदी साहब की बात मानो और ना माने और सोहेल अफरीदी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खबर उन्होंने मुझे ये दी है कि ये गाड़ियां वापस भेजी जाएंगी। अब ये गाड़ियां भेजी जाती हैं या नहीं भेजी जाती, अगले
चंद घंटों में, चंद दिनों के अंदर ये चीज कंफर्म हो जाएगी। पर एनीवे, उसके अलावा जो कंफर्म फैसले मैंने आपके साथ शेयर किए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में अब एक यूनिवर्सिटी भी बनेगी। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हो सक रही इमरान खान साहब से, और इसी वजह से काबीना भी फाइनल नहीं हो सक रही। और अब मीडिया ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि जी जराए ये बता रहे हैं कि सूबे के काम फंसे हुए हैं, सूबा बगैर काबीना के चल रहा है, और इसी वजह से इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही ताकि सोहेल अफरीदी के ऊपर दबाव डाला जाए। मैंने आपके साथ ये खबर पहले ही शेयर कर ली थी कि सोहेल अफरीदी साहब के जहन में 7-8 नाम हैं या अप टू 10 तक ऐसी शख्सियात हैं जिनके नाम सबको पता है, और खान साहब को भी उनको मुकम्मल एतमाद हासिल है। इनको सबको इकट्ठा करके काबीना बना भी ली जाएगी अगर उनको मौका ना मिला, अगर उनको इजाजत ना दी गई इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, ताकि ये सारे आईनी मामलात भी चलते रहें। लेकिन इसी हवाले से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के जो सुपरडेंट हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है, और बुनियादी तौर पे उनसे पूछा है, और दीगर जो आला हुकाम है पंजाब हुकूमत के, उनसे ये पूछा है कि भाई सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। अब देखते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात होती है या नहीं होती। एक तरफ वफाकी हुकूमत तनकीद करती है कि जी सोहेल अफरीदी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में नहीं आ रहे क्योंकि वो एक सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका वहां पे आना बड़ा जरूरी है, ये उनके मैंडेट की तौहीन है। भाई उनको खान साहब से ना मिलने देना भी तो उनके मैंडेट की तौहीन है, वो भी तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जो मैंडेट है उसकी तौहीन है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि पहले मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाओ, उसके बाद मैं आके आप लोगों से मिलूंगा, उसके बाद मामलात आगे चलेंगे। पर एनीवे, अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं, देखते हैं कि जनाब ये मुलाकात होती है या नहीं होती। अलीमा खान साहिबा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, और 26 नवंबर वाला ये केस है, और उसमें हुक्म दिया गया है कि अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाए। अब देखते हैं कि अलीमा खान साहिबा अदालत में पेश होती हैं या नहीं पेश होती हैं। ये वही 26 नवंबर वाला केस है जिसमें सहाफी हसन अयूब साहब ने कहा था कि अलीमा खान साहिबा को तो उसमें सजा हो जाएगी। अब ये तो मोअज़्ज़िज़ अदालत ही फैसला करेगी, कोई सहाफी तो अपने तजर्बे की बुनियाद पे कमेंट कर सकता है, लेकिन इस तरह की बातें की जा रही हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अलीमा खान के तीसरी मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट जारी, गिरफ्तार करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान समेत 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। तो इसी मुकदमात के हवाले से इस किस्म की खबरें दी जा रही हैं कि अलीमा खान साहिबा को इनमें सजा हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली मोअज़्ज़िज़ अदालत वहां पे सबूत देखेगी, दीगर चीजों को देखेगी, और उसी के मुताबिक फिर वो फैसला करेंगे। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान न्याजी साहिबा ने भी फरमाया है कि जनाब सोहेल अफरीदी बहुत अक्लमंदी से चल रहा है, इस चीज की उनको बहुत परेशानी है, और उनको इस चीज की भी बहुत परेशानी है कि अली अमीन इज्जत के साथ ओहदे से अलहदा हो गए। तो बुनियादी तौर पे वो ये कह रही हैं कि ये जो वफाकी हुकूमत है इनको बड़ी परेशानी है कि सोहेल अफरीदी जिस तरीके से चल रहा है, और अली अमीन साहब के हवाले से जिस किस्म के दावे किए गए वुजरा की जानिब से कि जी ग्रुप बन जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। मैंने आपसे पहले भी ये चीज शेयर की थी कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक वहां पे बनता है, अगरचे के बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन वहां पे जो कुछ फिर हुआ वो पूरी कौम के सामने है। अच्छा जी, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है उसके सामने मुकदमा चला, और वहां पे अकरम शेख साहब ने बहुत सारे दलाइल दिए, बहुत सारी उन्होंने तफसीलात शेयर की, और उन्होंने बुनियादी तौर पे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को कहा कि ये फुल कोर्ट के सामने ये केस लगाया जाए, क्योंकि आप लोग जो हैं वो इसी आईनी जो तरमीम है उसके नतीजे में बनने वाले बेंच में बैठे हुए हैं। तो आपके बजाय अगर ये पूरा कोर्ट ये सुनेगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें उन्होंने ये भी कहा अकरम शेख साहब ने कि किसी आमर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना 26वीं तरमीम ने डाला है। फिर उन्होंने इस केस की समाअत के दौरान ये भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि मैं यजीद की बैत कर लूं, मुझ पे ये जो है जरूरी नहीं है। बुनियादी तौर पे उन्होंने एक मेटाफोरिकली इस चीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम, मेरे ऊपर यजीद की बैत लाजमी नहीं है। आप फाजिल जजेस साहिबान ने 1 साल बाद 26वीं तरमीम का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करके एहसान किया। ये मामला फुल कोर्ट का है, 8 जजेस
के हवाले से उन्होंने कहा कि 8 जजेस इस केस को नहीं सुन सकते। अकरम शेख साहब ने ये कहा, बाकी उधर उन्होंने शेर वगैरह भी सुनाए। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि भाई आप जो जज साहिबान है यहाँ पे इस बेंच में बैठ के, इस बेंच का हिस्सा बन के जब आप सुनते हैं तो फिर एक तरह से ये मामला जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि आप उसी आईनी तरमीम के तहत बनने वाले बेंच के जो है मोजिज जज साहिबान हैं या मेंबर हैं। तो वहां पे एक जज साहब ने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप इस तरमीम को नहीं मानते, क्या फिर आप जो इस तरमीम के नतीजे में बनने वाला बेंच है उसको नहीं मानते, उसी के सामने आप आए हुए। इस किस्म की बात हुई तो उसके ऊपर अकरम शेख साहब ने फिर ये जो है शायराना गुफ्तगू की कि मुझ पर लाजम नहीं है कि मैं यजीद की बैत कर लूं या मैं इस चीज को मान लूं। 26वीं आईनी तरमीम ने आइन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो बेसिकली जो जिस्ट थी अकरम शेख साहब के आर्ग्यूमेंट की कि भाई ये तमाम मोजिज जज साहिबान के सामने लगाया जाए। उन्होंने उन मोजिज जज साहिबान को भी ये कहा जो आईनी बेंच में बैठे हुए थे कि आपकी जात पे कोई एतराज नहीं है, फुल कोर्ट का तो आप भी हिस्सा होंगे क्योंकि आप मोजिज जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, सबके सामने रखने में ऐसी कौन सी कबात है। हाँ, 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो जज साहिबान आए हैं फिर ये उनका अपना फैसला होगा कि वो उस फुल कोर्ट में बैठते हैं या नहीं बैठते। ऐसे प्रेसिडेंट्स भी हैं, आईनी रवायात भी हैं, दुनिया भर में ऐसे होता है। तो ये सारी चीजें तो टाइम एंड टेस्टेड हैं, दुनिया भर में ये चीजें हम देखते रहे। तो आप इसको फुल कोर्ट के सामने रख दें। अब देखते हैं कि मोजिज बेंच जो है वो क्या फैसला करता है। लेकिन अकरम शेख साहब ने बड़े जानदार किस्म के दलाइल दिए और ये एक वैसे अकल मंतक वाली बात भी है ना, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज साहिबान मोजिज हैं, उनके सामने रखें और फिर फैसला करवा लें। जरूरी है कि सिर्फ आईनी बेंच के सामने रखना है? फिर आईनी बेंच के अंदर सीनियर जजेस को भी नहीं बैठाया जाता, मंसूर अली शाह साहब भी उसमें नहीं है, मुनीब अख्तर साहब भी नहीं है, अतर मिनुल्लाह साहब भी उसमें नहीं है। इसकी क्या वजह है? ये क्वेश्चंस भी उठते हैं। पर आज इस हवाले से काफी वहां पे इंटरेस्टिंग जो है एक तरह से आर्गुमेंट्स हुए, इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट्स पेश किए गए अकरम शेख की जानिब से। अब अकरम शेख साहब का ताल्लुक कोई पीपल्स पार्टी से तो नहीं है, वो किसके ज्यादा करीब हैं सबको पता है, मियां साहब के कितने करीब हैं या जरदारी साहब के या किसी और मौजूद शख्सियत के, उनके हवाले से कि वो किस सियासी जमात के करीब समझे जाते हैं या किसके करीब नहीं समझे जाते। एंड ऑफ द डे वो एक प्रोफेशनल लॉयर है और उन्होंने आइन और कानून की बात की और उन्होंने कहा कि इतना तो किसी फौजी दौर के अंदर भी आइन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया जितना नुकसान ये 26वीं तरमीम के जरिए किया गया है। वहां पे उन्होंने ये बात भी की कि एक कमीशन बन गया, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुए 2024 के, उनमें धांधली का एक बहुत बड़ा सवाल था और खदशा था कि उसकी तहकीकात होंगी। फिर ये आईनी तरमीम आ गई और उसके नतीजे में पूरी अदालत को ही बदल दिया गया। और ये मोजिज वुजरा टीवी पे बैठ के कहते थे कि जनाब नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो कोई कमीशन वगैरह बना देंगे और ये जो इलेक्शन का मामला है वो खुल जाएगा तो बड़ा मसला बन जाएगा। इस खदशे की बुनियाद पे पूरी सुप्रीम कोर्ट की वो शक्ल ही बदल दी, पूरे आइन की शक्ल ही बदल दी कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे से उठा के एक मोजिज जज साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक दिया गया। जस्टिस जहांगीरी जो है वो उनका ताल्लुक ऑल्दो के हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से था, लेकिन वो भी वो मामला देख रहे थे इस्लामाबाद के हलकों वाला, वो भी मामला उनसे ले लिया गया। रिटायर्ड जज साहिबान के हवाले से कानून पास कर दिया गया कि जी वो अब देखेंगे ट्रिब्यूनल्स का मामला, और फिर जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला उठ गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जानिब अकरम शेख साहब ने भी इशारा किया कि खदशा ये था कि जनाब वो मामला खुल जाएगा तो फिर ये तरमीम लेके आ गए और फिर उस तरमीम के नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो फिर मोजिज अदालत के भी सामने है। तो उनका मुकदमा यही था कि तमाम जज साहिबान के सामने रखा जाए, फुल कोर्ट के ये सामने रखा जाए। अब देखते हैं कि ये जो आईनी बेंच है ये इसके ऊपर क्या फैसला करता है। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि पंजाब की अवाम की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हमने सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करना शुरू कर दिया है। मैंने करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के अलावा किसी को नहीं मिलेंगे। ओकाड़ा में मरियम नवाज का ये जो फ्लड कार्ड है उसकी तकसीम के मौके पे तकरीब से उन्होंने खिताब में ये बातें की। अच्छा, ये एक छोटा सा क्लिप भी है, मैं चाहता हूं जरा आप ये देखें। वहां पे मरियम बीबी ये कार्ड बांटने गई हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको, जरा सुनिएगा वहां पे हुआ क्या। ATM कार्ड का पासवर्ड है, किसी ने दसना नहीं, ये तो आप इस्तेमाल करना है। नहीं सही तरह लिखे ना भाई, ये तो मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। वो 4 है क्या है? हेलो, ये 1995 है, वो तो और है। एक पेन दो ना बेचारी को, आपके पैसे कोई निकाल के लेने। मैडम की तरफ 50,000 रुपए।
जी आपने सुना, मरियम बीबी ने उसको कहा कि जी इस खातून को कार्ड दिया जाए। जब कार्ड दिया गया तो जिस तरीके से कार्ड का पिन नंबर लिखा गया, वो पिन नंबर ऐसा था कि वो उनसे भी नहीं पढ़ा जा रहा था। अब ये वजीर आला के सामने ये हालत है सर्विस डिलीवरी की कि ऐसे लिख के दिया जा रहा है कि जिसको मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा नहीं पढ़ सक रही, तो वो बेचारी औरत कैसे पढ़ेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये एक नंबर कुछ और दे दिया आपने, दूसरा नंबर कुछ और दे दिया है, इसको जरा सही करके लिख के दो। और फिर मरियम बीबी ने एक नंबर भी बोला, अब पता नहीं वो पिन का नंबर था या नहीं था, आपने सुना होगा क्लिप के अंदर। वो बंदा पहले ये कह रहा है कि आपने ये नंबर किसी को नहीं बताना। फिर उसके बाद जो है वो बंदा, जब उसने जिस तरह की सर्विस पेश की वजीर आला के सामने, अब वो पूरे कैमरे भी हैं, पूरी दुनिया भी देख रही है कि जी वजीर आला के सामने इसकी ये हालत है क्वालिटी ऑफ सर्विस की कि ये ठीक से लिख के नहीं उसको दे रहा। लेकिन उसने फौरन ही जनाब पैंतरा बदला उस बंदे ने। उसने कहा कि जी ये लें, ये जो है लिफाफा है और ये मैडम की तरफ से आपको 50,000 रुपया है। फौरन ही उसने ऐसी वो पॉलिश की ना कि जनाब ये मैडम की तरफ से 50,000 रुपया। भाई ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से है, ये हुकूमत की तरफ से है, मैडम की तरफ से किधर से आ गया ये? क्या मैडम की जेब से ये 50,000 रुपया? आपने देखा कि अरबों रुपया बांटा गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। किसी जगह पे आपने एक वीडियो क्लिप देखा कि जी ये अली अमीन की तरफ से 50,000 रुपया या 5 लाख रुपया? ये मैडम की तरफ से नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है, ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से है। और रियासत पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान की आवाम की तरफ से है। पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पैसों से इन लोगों की मदद की जा रही है और बड़ा अच्छा किया जा रहा है। जरूर मदद की जानी चाहिए, लेकिन आप इस सरकारी अफसर को देखें, चापलूसी की हद देखें। ये कह रहा है कि जी ये मैडम की तरफ से है। और भाई मैडम ने अपने घर से पैसे मंगवाए हैं या अपने जाती पैसे मंगवाए हैं या अपनी तनख्वाह में से पैसे कटवा के दिए हैं। लेकिन आप हालत देख लें, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी की हालत है, ये हमारे जो लोग इन महकमों में काम करते हैं उनकी ये हालत है कि हर किसी की कोशिश होती है कि चापलूसी की जाए। अच्छा, ये हर सेक्टर में ही ऐसा है। जब कहीं पे कोई नौकरी कर रहे होते हैं, जिन लोगों के सामने ऐसी ऐसी चापलूसियां कर रहे होते हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहा हूं, बाद में जो है कभी मिलो तो ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि हाँ वो ये वो, तो बंदा हैरान हो जाता है कि यार उधर सामने बैठ के तो ये इतनी चापलूसियां करते थे। भाई आप खुद वैसे ही अपना ख्याल कर लें कि भाई आप एक सरकार के मुलाजिम हैं, आप सरकार का काम कर रहे हैं, आपने जो उनको पैसे देने आप दें, उनसे कहें जी ये आपके हैं। ये कहना कि जी ये मैडम की तरफ से हैं या किसी और सियासतदान की तरफ से हैं, किसी सियासतदान की तरफ से नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से है, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, ये अवाम पाकिस्तान का पैसा है जो अवाम पाकिस्तान में बांटा जा रहा है। अच्छा, अब 100 अरब रुपए की वहां पे बात तो हो रही है, लेकिन मुजम्मल असलम साहब इस हवाले से कह रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। अब अगर ये उनका ट्वीट जो है हकायक के मुनाफी है तो पंजाब की हुकूमत इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे सकती है। उन्होंने लिखा हुआ है कि नाअहली का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि पंजाब में सैलाब का सर्वे ही नहीं खत्म हो रहा। वज़ीर आला पंजाब दावा कर रही है कि 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। वफाक के मुताबिक पंजाब में 650 अरब का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब 100 अरब की कॉम्पनसेशन का बोल रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे। सवाल ये है कि 100 अरब देकर 650 अरब के नुकसान का कैसे अजाला होगा। आगे उन्होंने लिखा कि गंदम की फसल का वक्त आ चुका है, किसान को सिर्फ 20,000 रुपए एकड़ की इमदाद का ऐलान, जो कि एक बोरी खाद और DAP के लिए भी काफी नहीं। इस वक्त पंजाब के 60 लाख सैलाब मुतासरीन सख्त कर्ब से गुजर रहे हैं। दूसरी जानिब 25 करोड़ अवाम इस वक्त 600 रुपए किलो टमाटर और 20 किलो आटा जो है, मुजम्मल असलम साहब ने लिखा कि अवाम 2500 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। ऐसे में बस यही कहा जा सकता है कि सब नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब कुछ भी नहीं चल रहा है और ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। अगर हुकूमती दादोशुमार ये कह रहे हैं कि नुकसान 650 अरब रुपए का हुआ है, तो 100 अरब रुपए की कॉम्पनसेशन से सब लोगों के नुकसानात का अजाला कैसे होगा? ये एक इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन उठाया, हो सकता है कि इसका भी जवाब आ जाए। आखिर में जी, इसराइल की जानिब से फलस्तीन के अंदर कार्रवाइयां जारी हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि कई दर्जन फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं जब से ये सीज फायर हुआ है। जंगबंदी के बाद भी, मुआहदे पे साइन करने के बाद भी, ट्रंप ने अपनी तारीफें करवाने के बाद भी, वो जो सारा मामला हुआ आपने देखा मिस्र में क्या हुआ, उसके बाद भी फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। अब भी जब भी उसका दिल करता है वो दर्जनों एयर स्ट्राइक्स कर देता है, दर्जनों लोगों को शहीद कर देता है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी ये मुआहदा अभी भी कायम है
और इस पे जो है कुछ मामलात ऐसे हैं, हम इनको संभाल लेंगे। लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं, अल जजीरा भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर बैन अल-अक़वामी मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि कई दर्जन फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं जब से इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुए हैं। उसके बाद मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ ये शेयर किया था कि दर्जनों वहां पे शहरियों की शहादतों के साथ साथ वहां पे कई जो है एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इसराइल की जानिब से। इसराइल जो इल्जाम लगा रहा है कि जी हमास ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर ली है। अब हमास ने कितनी खिलाफ वर्जी की? हमास ने तो सारे कैदियों को भी छोड़ दिया है। अब ये कह रहे हैं कि जो डेड बॉडीज हैं वो भी सारी हमारे हवाले की जाए। उसके हवाले से हमास कहता है कि उनमें से अक्सर तो बिल्डिंग्स के नीचे दबी हुई है। इतने बड़े पैमाने पे वहां पे तबाही हुई है, एरिया पूरा आपने वहां पे मलिया मेट कर दिया, तो उनको नीचे से निकालने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए और स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन इसराइल ने जो इमदाद के ट्रक्स थे उनको भी भेजना बंद कर दिया और वहां पे वो स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी भी बज़िद हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और अभी भी उस मायदे को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो अभी भी कायम है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब भी हैं। हम भी उम्मीद रखते हैं कि जी बेहतर हो, कायम रहे वो मायदा, कम से कम कुछ रिलीफ मिले फलस्तीनियों को। लेकिन ऐसे जो वहां पे हो रहा है, जिस इम्प्यूनिटी से इसराइल वहां पे कार्रवाइयां कर रहा है और फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, क्या दुनिया में कोई भी ऐसी रियासत नहीं है जो इनसे पूछेगी? साउथ अफ्रीका के अलावा वाहिद हमें मुल्क नजर आ रहा है साउथ अफ्रीका, जो इस सारे मामले को आलमी अदालत इंसाफ में भी लेके गया हुआ है। साउथ अफ्रीका के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इवन के आलमी अदालत इंसाफ या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो ये सारे हैं, इनके हवाले से अमेरिका कहता है जी हम इन पे पाबंदियां लगा देंगे अगर इन्होंने इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना न्यूट्रल फ्रीक है ट्रंप और अमेरिका इस सारे मुआहदे के अंदर। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।